बच्चों नमस्कार। आज हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विद म्यूज़िक, यानी मनोविज्ञान का संगीत से संबंध। इससे पूर्व हम अपना विषय प्रारंभ करें उससे पहले हम ये जानें कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के आधार पर उसके व्यवहार को समझने एवं नियंत्रित करने का कार्य करता है। अतः यह मानव के मन से संबंधित विज्ञान माना जाता है, क्योंकि यह मानव के मन में होने वाले प्रतिपल परिवर्तित जो भावों विचारों का अध्ययन करता है। यूनानी, वैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम मानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा के साइकी और लोगस शब्द से मिश्र बना हुआ है। साइकी का तात्पर्य है आत्मा से और लोगस का तात्पर्य है ज्ञान से। इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान अथवा विज्ञान। बाद में इसमें हम ये देखते हैं कि आत्मा शब्द को इसमें छोड़ दिया गया, तो ग्रीक दर्शन ने इसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, तो कहीं इसे चेतना का विज्ञान भी कहते हैं। इस तरह इसको अलग अलग लोग विद्वानों ने इसको समय समय पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आज जो है इसे हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला ही इसको मान सकते हैं, यानी मनोविज्ञान जो है मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। अब जो है जाने कि म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक इज़ द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग साउंड सो एज टू प्लीज़ द एयर, यानी संगीत जो है वो ललित कलाओं में हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है, क्योंकि यह भावाभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। अतः ललित कलाओं में भावाभिव्यक्ति के लिए हम देखते हैं कि जिन जिन माध्यमों का सहारा लिया जाता है उसमें चित्रकला में रंग तुलिका, तो कहीं छेनी हथौड़े, ये वास्तुकला आदि में जो है स्थापत्य कला में छेनी हथौड़ा आदि का, तो काव्य में शब्दों का जो है सहारा लिया जाता है। तो वो सब चीज़ें मानवकृत हैं, परंतु संगीत में भावाभिव्यक्ति के माध्यम जो है वो स्वर और ताल हैं जो कि नैसर्गिक है। इसी कारण संगीत को एक अत्यंत उच्च कोटि की कला जो है माना जाता है। अब संगीत और मनोविज्ञान जहाँ तक है कि ये दोनों की उत्पत्ति ये माना जाता है कि दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञानी की परिभाषा ही बताती है कि ये आत्मा का विज्ञान था, तथा संगीत का अर्थ भी जो है वो मोक्ष प्राप्ति से ही लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र से हटकर एक स्वतंत्र अपना एक विषय है, और मनोविज्ञान जो है वो मानव के मन एवं मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और जिसका ध्येय उद्देश्य जो है वो मानव की संपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना और उनका विवेचन विश्लेषण करके उन्हें समझाना है। इसलिए हम देखते हैं कि मनोविज्ञान जो है मानव के हर विषय से, मतलब जो समाज संबंधी जितने विषय हैं उन सब से जुड़ा हुआ है, भले वो समाजशास्त्र हो, राजनीति हो, अर्थ हो, इतिहास हो, साहित्य हो, संगीत, सबसे मनोविज्ञान जो है जुड़ा हुआ है। इसी तरह संगीत जो है वो मानव की जो मनस्थिति या विभिन्न मनोभावों की अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य के अंदर के जो उद्गार हैं उनको अभिव्यक्त करने का जो सशक्त माध्यम है वो संगीत है। अतः इस तरह से संगीत भी एक तरह से मानव व्यवहार ही है, और संगीत का उद्देश्य केवल मानव व्यवहार को स्वर तथा ताल के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, और व्यक्ति को तनाव मुक्त करके उसे एक संतुलित व्यवहार करने की ओर प्रेरित करता है। और संगीत के द्वारा हम ये देखते हैं कि भावों का उद्दीपन भी संभव है, और भावों की अभिव्यक्ति भी संगीत के द्वारा होती है। इस तरह से जो है संगीत और मनोविज्ञान जो है हम देखते हैं कि उनका संबंध जो है किस तरह से आपस में परस्पर जुड़ता जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि निम्नलिखित मानसिक प्रक्रियाओं का उन क्रियाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, जैसे देह और आत्मा, तो चेतना की दशाएं, तो मन की प्रकृति, उसका नियंत्रण, प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत, तो स्वप्न, स्मृति, कल्पना,
चिंतन, अनुभूतियाँ, इच्छा, प्रेरणा, भाव, संवेग, ध्यान, ये सब जो हैं ये मानसिक जो क्रियाएं हैं, इन सब को जो अध्ययन है जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि संगीत और जो मनोविज्ञान है वो जो है इनका आपस में परस्पर जो है एक गहरा जो है संबंध माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान जो है जहाँ व्यक्तियों की मनस्थिति या उसकी भावनाओं को समझने का अध्ययन करता है, वहीं संगीत व्यक्ति की भावनाओं की जो सूक्ष्मता अभिव्यक्तियाँ हैं उसको करने में, उसको अभिव्यक्ति देने में जो है सहायक होता है। इस प्रकार से देखें तो दोनों ही जो हैं वो व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित है। मानव जिस प्रकार संगीत द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, जिस प्रकार उन पर नियंत्रण रखता है ताकि उसका जीवन सफल, संतुलित हो और व्यावहारिकता में उसे व्यावहारिकता जीवन में उसे सफलता मिले, इन सब का जो अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो परस्पर ये एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, संगीत में जो है वो अनेक जो है गुण हैं, जैसे एकाग्रता है, आदत है, मधुरता है, क्रमबद्धता है, ये इसकी अपनी विशेषताएं हैं। तो संगीत जो है व्यक्ति के तनाव को दूर कर उसको सामान्य व्यवहार करने को प्रेरित करता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कला एक मन के खेल के सदस्य है। जिस प्रकार एक बालक के जीवन में खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार जब बाल्यावस्था में तो बचपन में वो खेल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार प्रौढ़ जीवन में जैसे ही जब व्यक्ति बड़ा होता है, प्रौढ़ता की तरफ कदम रखता है, तो उसमें कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। कला एक प्रकार से बालक की जो है वो स्वतंत्र स्फूर्ति या अतिरिक्त शक्ति है। जिस प्रकार से खेल का उद्देश्य आनंद एवं स्फूर्ति प्रदान करना होता है, उसी प्रकार संगीत का उद्देश्य भी व्यक्ति को एक अलौकिक आनंद एवं एक अलौकिक विशेष शक्ति प्रदान करना होता है। अतः हम देखते हैं कि कलाकार कला का निर्माण अपनी मानसिक तृप्ति के लिए करते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार कला के लिए ही होती है। कला का मुख्य उद्देश्य आत्म प्रकाशन है। तो कुछ विद्वान जो हैं फ्राइड के मत का अनुसरण करते हुए कला और मानसिक रोगों को एक दृष्टि से समझने के प्रयास करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में जब व्यक्ति अपनी दबी हुई भावनाओं या अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति एक परिष्कृत रूप में करता है तो उससे कला निर्मित होती है। यानी भावाव्यक्ति का परिष्कृत रूप ही कला है और उसका अपरिष्कृत रूप जो है वो मानसिक रोग है। अर्थात मानव की भावनाएं असामान्य अपरिष्कृत रूप में व्यक्त होने पर व्यक्ति को मानसिक रोगी और विकसित वो एक तरह से व्यक्ति को बिल्कुल वो मानसिक रोगी बना देती हैं और व्यक्ति एक विकसित हो जाता है और एक अलग सा ही उसका व्यवहार जो है होने लगता है। परंतु जब यही कला जो है परिष्कृत होने पर, कला के व्यक्त होने पर, वो जो है व्यक्ति जो है वो उसके लिए व्यक्ति के लिए बहुत ये चीज़ें कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संगीत और कला जो मनोविज्ञान जो है किस तरह से एक तरह आपस में एक दूसरे को किस तरह से सहयोग करते हुआ चलता है। अब हमारी जो संवेदनाएं हैं, भले ही उसके साथ ही स्मृति है, कल्पना है, भाव तथा संवेग की स्थिति है, ध्यान है, संगीत चिंतन है, ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं और इन सब का की अभिव्यक्ति जो है वो संगीत के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से होती है। ये देखा जाता है कि मनोविज्ञान को यदि विज्ञान के अंग के रूप में स्वीकार करें तो उसके 3 उभे सामने आते हैं। पहला है दार्शनिक यानी फिलॉसफिकल, दूसरा दैहिकी यानी फिजियोलॉजिकल और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक यानी साइकोलॉजिकल। तो हम देखते हैं कि प्रथम उभेद के अंतर्गत संगीत साधना के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जब हम स्वर साधना से मस्तिष्क पर संगीत का प्रभाव सहज रूप से गहरा होता चला जाता है
और उस प्रभाव से पूर्णतः भाव विभोर हो जाने के उपरांत ही स्वर के वास्तविक आनंद में मग्न होकर सहृदय या साधक थोड़ी देर के लिए बाह्य संसार से बिल्कुल विच्छिन्न होकर धीरे धीरे असीम रस के आनंद में लीन हो जाता है। और इस अलौकिक आनंद को ही संगीत साधना का वांछित तत्व अथवा लक्ष्य माना गया है। इस प्रकार संगीत द्वारा दिव्यता की प्राप्ति, आत्मा परमात्मा के संबंध को समझते हुए स्वर सौंदर्य के प्रति आसक्ति, राग व रस के संबंध का अनुभव करते हुए अलौकिक आनंद की प्राप्ति, आत्मचेतना की जागृति, इस सब का अनुभव यही संगीत का दार्शनिक व उसका आध्यात्मिक पक्ष है। इसी प्रकार हम मनोविज्ञान का दूसरा रूप देखते हैं, दैहिकी यानी फिजियोलॉजिकल। इसमें मस्तिष्क के संवेदना संस्थान तथा व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन प्रमुख है। यह शाखा भी संगीत संरचना से संबंध है। जब राग गाते समय स्वर समुदायों का संगठन, स्वरों का चयन, राग व ताल निर्धारण, स्वर शब्द व ताल के एक दूसरे के साथ गूंथकर उत्पन्न प्रभाव को संवेदना द्वारा अनुभव करके वांछित रस के उपयुक्त बनाना और स्वर की दिव्यता का अनुभव करके उसे इतना प्रभावशाली बना देना कि सहृदय भी प्रस्तुत भावों को उसी रूप से उसका आस्वादन कर पाए। संगीत का यह पक्ष जो है मनोविज्ञान के इसी उपवेद के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इससे भी इन दोनों की घनिष्ठता जो है वो सिद्ध होती है। इसके बाद जो अगला आती है मनोविज्ञान की तीसरी शाखा, मनोविश्लेषणात्मक यानी साइकोलॉजी। उसमें भी हम ये देखते हैं उसका सीधा संबंध मानव की ज्ञानात्मक वृत्तियों तथा रागात्मक शक्तियों से है। संगीत इन वृत्तियों व शक्तियों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। यही कारण है कि संत पुरुषों तथा सभी धार्मिक संप्रदायों द्वारा संगीत को परम पवित्र, कल्याणकारी तथा भक्ति का साधन स्वीकार किया गया है। और इसी कारण हम देखते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यवहार कहा जाता है, अर्थात भावाभिव्यक्ति का प्रदर्शन ही व्यवहार है। और इसी व्यवहार, मानव व्यवहार का अध्ययन जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार संगीत के प्रभाव में आकर मानव जो है विशेष व्यवहारों का प्रदर्शन करता है, जिससे उसकी मनोवृत्ति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। और संगीत की इसी शक्ति का लाभ उठाकर आधुनिक काल में जो हम देखते हैं कि संगीतात्मक चिकित्सा पद्धति के विकास के अनेक प्रयत्न जो हैं वो किए जा रहे हैं। और संगीत का जो यह मनोविश्लेषणात्मक प्रभाव है वो हम देखते हैं कि केवल मानव पर ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों पर अनुभव किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संगीत और मतलब मनोविज्ञान का संबंध जो हम देखते हैं कि भावों से है, हम इनका दो माना जाता है। और दोनों ही जो हैं परस्पर एक दूसरे के, अब जैसे मन है, मन को केंद्रित करने का भी उपयुक्त जो साधन है वो संगीत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत लय, स्वर और राग के कारण व्यक्ति को बिल्कुल तन्मय कर देता है। और इसकी ये जो गीत में जो तन्मय करने की जो ये शक्ति होती है, तो वो व्यक्ति जो है शरणानंद की अवस्था में है, वहाँ वो इस अवस्था में पहुँच जाता है कि वहाँ दुख का उसके लिए कोई भी नामो निशान उसके लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रसिद्ध सूफी अबू कासिम अलग बागदी का विचार है कि संगीत जो है आत्मा का भोजन है। जब आत्मा अपनी खुराक यानी भोजन ले लेती है तो वो अपनी सही स्थिति में पहुंच जाती है और शरीर की जो है आधीनता से जो है मुक्ति पा लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत और संगीत जो है मन को केंद्रित करने का भी उपयुक्त जो है ये साधन है। और संगीत और मनोविज्ञान का हम जो संबंध देखते हैं कि वो बहुत ही परस्पर जो है वो घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कोई भी कलाकृति जब भी उच्च कोटि की होती है, जब कलाकार जो है उसमें समाविष्ट होके अपने जो है अचेतन मन के प्रति पूर्णतः समर्पित होके उसकी प्रस्तुति करता है। तो हम ये देखते हैं कि मानव ये जो मन है उसमें मानव उसके स्वभाव के दो भाग देखते हैं, एक तो चेतन और उसका अचेतन। यानी विचार जो है चेतन मन की और भाव जो है वो अचेतन मन की उत्पत्ति है। जब व्यक्ति सोचता है तो वह मन में और भाव की अनुभूति कहने में वो जो है अचेतन मन के वशीभूत हो जाता है। अतः मानव के मन में
सिद्ध होने वाले कर्म में जो चेतन द्वारा और स्फूर्ति के कर्म जो है उसके अचेतन द्वारा संपन्न होते हैं। और संगीत एक स्फूर्तिदायक और भाव प्रधान कला है, अतः ये अचेतन मन द्वारा जो है संचालित होती है। और अचेतन मन मानव की जो है दबी हुई जो अनुभूतियाँ जो हैं उनका उद्गार है। जब व्यक्ति इन्हीं दबी अनुभूतियों या भावनाओं को परिष्कृत रूप में व्यक्त करता है तो वही कला कहलाती है। और यह स्थिति मानव को परमानंद की स्थिति प्रदान करती है। और व्यक्ति का मस्तिष्क भी जो है, मन जो है वो एक जो है हल्का हो जाने से जो है संतुलित हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जो है मनोविज्ञान और संगीत जो है मतलब इन पूरे जो हम बातों का जो सार है वो यही है कि दोनों ही जो है संगीत और मनोविज्ञान ये मानसिक क्रियाओं से संबंध होने के कारण परस्पर जो है संबंधित हैं। इसलिए इन दोनों का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। थैंक यू।